तो देखो चैप्टर चल रहा है 30 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी और ये तुम्हारी 12th क्लास की सेकंड बुक मैथ्स का लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत ही पसंद आता है बच्चों को, बहुत ही ज्यादा क्या लगने लगता है, आसान, जबकि ये इतना आसान है वाकई में। 13.4 एक्सरसाइज अब हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर तुम्हें मिलेगा एक नया टॉपिक, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मैं पढ़ाने वाला हूँ? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चन ये कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि समय कम है और काम ज्यादा है, ठीक है, तो मैं मुद्दे की बात पर आ जाता हूं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसके अंदर एक तो दिखाया जाता है रैंडम वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल दिखाया जाता है? रैंडम वेरिएबल। अब क्वेश्चन ये कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, तो देखो रैंडम वेरिएबल की एक खासियत होती है, रैंडम वेरिएबल को कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एक्स से, ठीक है। जिस चीज को कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है दैट विल बी रेफर्ड एज रैंडम वेरिएबल, और उस रैंडम वेरिएबल की क्या लिखी जाती है? प्रोबेबिलिटी। कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स। अब तुम कहोगे कैपिटल एक्स में और स्मॉल एक्स में क्या फर्क है? कैपिटल एक्स डिनोट कर रहा है रैंडम वेरिएबल को और स्मॉल एक्स डिनोट कर रहा है उस पर्टिकुलर चांसेस पर सक्सेस को, सक्सेस और फेलियर को। खैर थ्योरी का पार्ट नहीं पढ़ना है कि ये क्या होता है, मुद्दे की बात ये कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर क्या दिखाया जाता है? एक तो रैंडम वेरिएबल दिखाया जाता है और उस रैंडम वेरिएबल की क्या दिखाई जाती है? प्रोबेबिलिटी। दो बातें याद रखो बस, ज्यादा थ्योरी में मत घुसो, क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़नी है कि व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम वेरिएबल या एक्सप्लेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मुद्दे की बात ये कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो बातें बताई जाती हैं। कितनी बातें बताई जाती हैं? सिर्फ दो बातें। एक तो होता है रैंडम वेरिएबल और एक होती है उसकी प्रोबेबिलिटी। बस मुद्दे की बात लिखो जो हमें काम करना है। पहली बात, इसके अंदर रैंडम वेरिएबल के अंदर कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती, तो प्रोबेबिलिटी के आगे एरो बनाकर लिखो माइनस, माइनस के आगे क्रॉस कर दो। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो गई, ध्यान से सुनो, अगर एक भी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? नेगेटिव हो गई, अगर एक भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो गई तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। पीडी के आगे भी क्रॉस कर देना। पेपर में आता है कई बार एक नंबर में, चेक करो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, तो तुम्हें ये देखना है कि कहीं उसकी कोई प्रोबेबिलिटी माइनस तो नहीं है। अगर एक भी प्रोबेबिलिटी माइनस हो गई तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। ये थी पहली कंडीशन। अब देखो दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरी कंडीशन ये है कि प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है, मतलब कि टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आनी चाहिए? 1 के। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आ गई तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन माना जाएगा। समझ रहे हो ना? पहली बात तो ये कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। एक भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और सारी की सारी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। और दूसरी चीज, सारी प्रोबेबिलिटी को मिलाकर कितना बनना चाहिए? 1। एक से ज्यादा नहीं बनना चाहिए, ना ही एक से कम बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? एक के बराबर। अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई तो हम उसको कह सकते हैं कि ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर दो कंडीशन में से एक कंडीशन भी टूट गई, दोनों का होना बहुत जरूरी है, अगर एक कंडीशन भी टूट गई ना तो वो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में तो हमें यही पता लगाना है कि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा रैंडम वेरिएबल के बारे में बता देता हूं। देखो रैंडम वेरिएबल उसे कहते हैं जिसके लिए हम काम करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, जिसके लिए हम क्या करते हैं? काम करते हैं, मतलब जिसके लिए क्वेश्चन हमें बताएगा कि इसके लिए काम करो। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक डाई को रोल करा, तुम्हें मालूम है ना एक डाई के पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 और लास्ट वन होता है अपना 6। मैंने तुमसे बोला कि एक डाई को क्या करा है? हमने रोल करा है। एक डाई को रोल करने पर मैंने बोला कि रैंडम वेरिएबल है इवन नंबर। रैंडम वेरिएबल क्या है? इवन नंबर। अब मुझे बताओ अगर रैंडम वेरिएबल इवन नंबर है तो बताओ इवन नंबर क्या क्या होते हैं? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो कितने पॉसिबल रैंडम वेरिएबल की वैल्यू बनेगी? 3, या तो 2 या फिर 4 या फिर 6। तो कितनी वैल्यू बन गई? 3 वैल्यू। दैट विल बी रेफर्ड एज रैंडम वेरिएबल। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तब तुम्हें और भी ज्यादा समझ में आएगा। अपने ज्यादा कम दिमाग पर जोर मत दिया करो, है ना। वैसे भगवान की दुआ से ये दिमाग तुम्हारे पास बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है, और जो खत्म हो गया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो स्टार्ट करते हैं। बुक तुम लोगों के पास होनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों के पास बुक होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन इसने दे रखे हैं और ये हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए दो खासियत होती हैं। पहली खासियत, एक भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरी खासियत, सारी प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना आना चाहिए? 1। अब मुझे बताओ पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन में देखो px लिखा हुआ है, px का मतलब है प्रोबेबिलिटी। ऊपर वाला तो x दिखा रहा है रैंडम वेरिएबल, और नीचे वाला जो px है, नीचे वाले px का मतलब क्या है? नीचे वाले px का मतलब क्या है? उसकी प्रोबेबिलिटी।
देखो पहली कंडीशन ये होती है कि एक भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तुम इसमें देखकर बताओ क्या एक भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है? नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन सम कितना होना चाहिए? 1। टोटल सम कितना होना चाहिए? 1। चेक कर लेते हैं 1 आ रहा है नहीं आ रहा। बताओ, प्रोबेबिलिटी का सम निकाल रहा हूं मैं, मतलब तीनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ रहा हूं। 0.4, 0.4 प्लस 0.2, क्या तीनों को ऐड करके 1 बनता है? तीनों को ऐड करके 1 आ गया। पहली कंडीशन थी कि सारी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो तीनों की तीनों प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव थी। दूसरी कंडीशन थी कि सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना आना चाहिए? 1। तो सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पर कितना आ गया? 1। इसका मतलब ये हुआ इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट को तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि जरा गौर करो, सेकंड पार्ट के अंदर एक प्रोबेबिलिटी मुझे क्या दिख रही है? नेगेटिव दिख रही है। ध्यान से देखो, सेकंड पार्ट के अंदर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर px मुझे एक वैल्यू क्या दिख रही है? नेगेटिव। अगर एक कंडीशन भी टूट जाती है ना, तो हम उसको आगे चेक नहीं करते हैं। तुम डायरेक्टली कह सकते हो, लिखो लिखो सिंस प्रोबेबिलिटी इज नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है क्वेश्चन ने हमें? नेगेटिव दे रखी है। लिखो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ये, तो लिखो देयरफॉर इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि 1 के बराबर होना चाहिए, लेकिन दूसरी कंडीशन को अब हम चेक ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन ही टूट गई। पहली कंडीशन ये होती है कि एक भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। सारी की सारी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर तो कंडीशन टूट गई। थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट के अंदर फिर से हमें एक नई टेबल दे रखी है। मुझे बताओ, ऊपर तो रैंडम वेरिएबल नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ऊपर तो रैंडम वेरिएबल नेगेटिव दिखाई दे रहा है, y की वैल्यू देखो -1 दिखाई दे रही है ना। लेकिन हमें रैंडम वेरिएबल से मतलब नहीं है, हमें मतलब है प्रोबेबिलिटी से। इस बात का ध्यान रखना, हमें रैंडम वेरिएबल से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है उसकी प्रोबेबिलिटी से। बताओ क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव दिख रही है? प्रोबेबिलिटी तो नेगेटिव नहीं है। पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। पहली कंडीशन ये होती है कि एक भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो देखो तीनों प्रोबेबिलिटी में से एक भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है। अब दूसरी कंडीशन है कि तीनों को मिलाकर 1 मिलना चाहिए। चेक करते हैं क्या तीनों को जोड़कर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2, भाई 6 और 1 7 और 2 9, यानी कि 0.9। तो देखो ये हमारा 1 नहीं है, ये हमारा 1 से छोटा है। तो मैंने बताया था ना तो 1 से बड़ा होना चाहिए, ना ही 1 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली 1 के बराबर ही होना चाहिए, ना तो 1 से ज्यादा और ना ही 1 से कम। एग्जैक्टली इक्वल टू 1। ठीक है, अब जरा फोर्थ पार्ट देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसमें समझने वाली क्या बात है, इतनी सिंपल सी बात है। देखो चौथे पार्ट के अंदर फिर से हमें 4-5 प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और बताओ क्या एक भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है? एक भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है। एक भी प्रोबेबिलिटी इस टेबल के अंदर नेगेटिव नहीं है, तो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। यही तो होती है पहली कंडीशन की एक भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब जरा दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए? 1। चेक करके बताओ, इन सबको जोड़कर 1 आ रहा है? एक से ज्यादा आया तो भी दिक्कत है, अगर एक से कम आया तो भी दिक्कत है। ठीक है, तो जल्दी से ना ऐड करके देखो, देखते हैं जरा ऐड करके अभी ने। 0.3, 0.2, 0.4, 0.1 और 0.05। तुम्हें ऐड करते समय सावधानी बरतनी चाहिए कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखो। 0.3, वैसे भी 12th क्लास में हो तुम लोग, तो मुझे ये बातें बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। हालांकि तुम लोग कमाल हो सकता है तुम्हें बताना पड़े। हाँ, इनको ऐड करते हैं, क्या पता ऐड करने पर 1 आ जाए किस्मत से, है ना। 5 का तो 5 ही रहा, 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10 की 0 हासिल 1। 1.05। मुझे बताओ 1.05 ने मामला खराब कर दिया, ये तो गलत बात हुई ना। 1.05 आ गया, इसका मतलब ये भी तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए होता है? सिर्फ और सिर्फ 1 चाहिए होता है। चाहे थोड़ा सा भी ज्यादा हो, चाहे थोड़ा सा भी कम हो, नहीं चलेगा। जितना मांगा है उतना ही चाहिए। बड़े असूलों वाले लोग हैं हम। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहां से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है रैंडम वेरिएबल का। वैसे तो सेकंड क्वेश्चन बस तुम्हें ये बताएगा कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, इससे ज्यादा सेकंड क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एन अर्न कंटेन 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स। एक अर्न मतलब कंटेनर के अंदर 5 तो रेड बॉल है और 2 कितनी है भाई? ब्लैक बॉल। ब्लैक समझते हो ना तुम लोगों के मुंह की तरह। ठीक है, तो ब्लैक बॉल है और 5 कितनी है? 5 कौन सी है? रेड बॉल है। अब आगे देखते हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन। कितनी बॉल निकाली भाई? ये काम करते रहा करो जिंदगी भर। कितनी बॉल निकाली है? 2 बॉल। 2 बॉल निकाल ली तुमने, चोर तो तुम हुई। 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन, तो 2 बॉल हमने निकाल ली।
लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। इसने एक्स किसको बोला है, बोर्ड पे देखो, इसने एक्स किसको बोला है, ब्लैक बॉल को। तुम्हें मालूम है ना एक्स किसे बोलते हैं, पूरी एनसीईआरटी के अंदर, पूरी 12th क्लास की मैथ्स के अंदर मालूम है एक्स किसको बोला जाएगा, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में एक्स बोला जाता है रैंडम वेरिएबल को। अभी तक तुमने ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कर करके देखे, कभी तो एक्स आ रहा था, कभी वाई आ रहा था, कभी जेड आ रहा था, लेकिन जनरली हम रैंडम वेरिएबल किसको लेते हैं, एक्स को ही लेते हैं। तो क्वेश्चन ने हमें एक्स क्या मानने को बोला है, ब्लैक बॉल। एक्स किसको दिखा रहा है, ब्लैक बॉल को। समझ में आ गया ना, ये बात याद रखना। देखो बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है ये। 5 रेड बॉल थी हमारे पास, 2 ब्लैक बॉल थी। हमने इस कंटेनर के अंदर से जिसमें ये बॉल पड़ी हुई है उसमें से 2 बॉल निकाली, 2 बॉल निकाली। उसके बाद ये कह रहा है कि एक्स किसको मान लो, ब्लैक बॉल को मान लो। एक्स किसको मानना है, ब्लैक बॉल को। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब ये कह रहा है तो बताइए एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। पॉसिबल वैल्यू पर अंडरलाइन कर लो। फिर ये आगे कह रहा है इज एक्स अ रैंडम वेरिएबल, क्या एक्स एक रैंडम वेरिएबल है। ये तो तुम्हें बता देना है, हाँ एक्स एक रैंडम वेरिएबल है। क्यों है वो बताने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं बता दूंगा तुम लोगों को कि क्यों है ये रैंडम वेरिएबल। इतना तो मालूम है कि एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, क्यों है वो अभी एक्सप्लेन कर देंगे। पहले तो अंडरलाइन कर लो पॉसिबल वैल्यूज पर, क्वेश्चन के अंदर पॉसिबल वैल्यूज पर अंडरलाइन कर लो। ये कह रहा है कि एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो हमें बताइए। अब जरा इधर देखो, हमने कितनी बॉल निकाली है, 2 बॉल निकाली है। हमने कितनी बॉल निकाली है, 2 बॉल निकाली है। और क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन ने हमें, देखो इन 2 की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व होएगा, इन 2 की हेल्प से। क्वेश्चन ने बोला है कि हमने कितनी बॉल निकाली, सिर्फ और सिर्फ 2 बॉल निकाली। और क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स कौन सी बॉल है, एक्स कौन सी बॉल बताई गई है, ब्लैक बॉल्स। अब जरा बोर्ड पर देखना फोकस होकर, तुम 2 बॉल निकालते हो, ऐसा हो सकता है ना कि एक भी बॉल ब्लैक ना निकले, हो सकता, मैं बस चांस पूछ रहा हूं कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। भाई इस कंटेनर के अंदर 5 तो रेड बॉल पड़ी हुई है, 5 क्या पड़ी हुई है, रेड बॉल। और 2 क्या पड़ी हुई है, ब्लैक बॉल। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है ना कि एक भी ब्लैक बॉल ना मिले। जब तुमने एक बॉल निकाली फिर दूसरी बॉल निकाली, तुम्हें एक भी ब्लैक बॉल नहीं मिली, एक भी ब्लैक बॉल नहीं मिली, मतलब ब्लैक बॉल की वैल्यू क्या रह गई, 0 रह गई। समझ में आ गया, एक्स की पहली वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। मुझे बस इतना बताओ, एक्स की पहली वैल्यू 0 समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें। 0 का मतलब ये हुआ कि तुमने 2 बॉल निकाली थी और दोनों बॉल में से एक भी बॉल ब्लैक नहीं मिली। भाई चांस है नहीं मिली, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि क्यों नहीं मिली, चांस की बात है, मिल भी सकती थी और नहीं भी मिल सकती थी, हमने बोला नहीं मिली। अब जरा दोबारा सुनो, मैं तुम्हें पॉसिबल वैल्यूज पहचानना सिखा रहा हूं। तुमने फिर से 2 बॉल निकाली, 2 बॉल निकाली, और 2 बॉल निकालने पर तुम्हें पता चला कि उसमें से एक ब्लैक बॉल मिल गई, लेकिन दूसरी बॉल क्या मिली, रेड मिली। बताओ हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। अभी भी क्या हो सकता है कि एक ब्लैक बॉल निकाली और एक रेड बॉल निकाली, मतलब कि ब्लैक बॉल सिर्फ कितनी निकली, क्योंकि हमें काम किसके लिए करना है, ब्लैक बॉल के लिए। तो अगली वैल्यू क्या हो सकती है कि एक बॉल क्या निकल आई, ब्लैक, है ना। देखो पहले एक भी बॉल ब्लैक नहीं निकली, फिर एक ब्लैक बॉल निकली, फिर से तुमने 2 बॉल निकाली, फिर से हमने 2 बॉल निकाली। अब मुझे बताओ, ये मत सोचना कि एक इवेंट दूसरे इवेंट से कनेक्ट है, 0 की बात अलग है, 1 की बात अलग है। अब जरा अगला इवेंट देखो, तुमने फिर से 2 बॉल निकाली है, अभी भी कंटेनर के अंदर वही सब है, 5 रेड है 2 ब्लैक है। एक वाले केस में भी यही था, 5 रेड थी 2 ब्लैक थी। 0 वाले केस में भी यही था, 5 रेड थी 2 ब्लैक थी। अब तुमने फिर से 2 बॉल निकाली। मुझे बताओ, ऐसा भी हो सकता है ना कि पहली बॉल भी ब्लैक निकली और दूसरी बॉल भी ब्लैक निकली, मतलब दोनों की दोनों ब्लैक निकली, दोनों की दोनों बॉल क्या निकली है, ब्लैक निकली है। बात समझ में आ गई ना, एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, एक्स की पॉसिबल वैल्यू हो गई 0, 1 और 2। अब नीचे एक लाइन और लिख दो, लिखो एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल। क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा था ना कि क्या एक्स रैंडम वेरिएबल है या नहीं है, तो तुम्हें बताना है हाँ। लिखो यस, एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, एक्स एक रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल उसे कहते हैं जिसके लिए हम काम करते हैं। हम काम किसके लिए कर रहे थे, ब्लैक बॉल के लिए। किसके लिए काम कर रहे थे हम, ब्लैक बॉल के लिए। तो ब्लैक बॉल के हिसाब से हमारा एक्स क्या माना जाएगा, रैंडम वेरिएबल। समझ में आ गया ना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो 0 का मतलब है, तुम्हें इतनी बात मालूम होनी चाहिए कि एक्स किसको दिखा रहा है, ब्लैक बॉल को। एक्स किसको दिखा रहा है, ब्लैक बॉल को। और इवेंट क्या हुआ है, इवेंट ये हुआ है कि हम 2 बॉल निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक भी बॉल ब्लैक नहीं मिली, सिर्फ एक ब्लैक बॉल मिली, फिर दोनों की दोनों ब्लैक बॉल मिल गई। तुम सोच रहे होंगे मैंने 3 क्यों नहीं लिया। मुझे बताओ बॉल सिर्फ कितनी निकाली गई है, बॉल तो 2 ही निकाली गई है, तो तुम 3 तक कैसे पहुंच जाओगे। क्या एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है, नहीं। एक्स की वैल्यू 3 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि तुमने सिर्फ इस कंटेनर में से कितनी बॉल निकाली है, सिर्फ और सिर्फ 2 बॉल निकाली। इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से, ये क्वेश्चन खत्म हो गया।
सिंपल सोचोगे तो सिंपल समझ में आएगा, ज्यादा डीप में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बस रैंडम वेरिएबल पर ध्यान दो कि वो हमसे क्या करवाना चाहता है। जो वो बोलेगा बिल्कुल वैसा ही करेंगे। उसने बोला था एक्स क्या है, ब्लैक बॉल है, तो मैंने एक्स को क्या मान लिया, ब्लैक बॉल। अगर वो कहता कि एक्स क्या है, रेड बॉल है, तो मैं एक्स को क्या मान लेता, रेड बॉल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल। देखो इस बार उसने क्या बोला है, इस बार उसने बोला है कि एक्स जो है डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है, हेड और टेल का, हेड और टेल का। तुम्हें मालूम है ना हेड और टेल किसमें होते हैं, कॉइन में होते हैं। इसका मतलब इस बार क्वेश्चन हमसे किसके लिए काम करवाएगा, कॉइन के लिए। इस बार क्वेश्चन हमसे किसके लिए काम करवाने वाला है, कॉइन के लिए, क्योंकि हेड और टेल तो उसी में होते हैं। और फॉर्मूले पर गौर करो, क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स जो है वो क्या है, वो डिफरेंस है हेड और टेल का। हेड और टेल का क्या माना जाएगा, डिफरेंस माना जाएगा एक्स। क्वेश्चन हमें एक्स के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बोलेगा। पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन ने क्या बोला था कि एक्स क्या है, ब्लैक बॉल है। यहां पर ये क्या कह रहा है, यहां पर ये कह रहा है एक्स क्या है, हेड और टेल का डिफरेंस है। हेड और टेल का क्या है, डिफरेंस है। अब आगे देखते हैं, obtained when a coin is tossed 6 टाइम। देखो एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया है, एक कॉइन को 6 बार टॉस किया गया है। बताओ काम ही नहीं है कुछ हमें। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। फिर से वो हमसे पूछ रहा है एक्स की पॉसिबल वैल्यूज बताओ, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज बताओ। ठीक है, अब जरा फिर से गौर करना, फिर से रिवाइज होएगा तुम्हारा। टॉसिंग कितनी बार की गई है, 6 बार। अब जरा इधर देखो, एक्स की पहली पॉसिबल वैल्यू और अगर और आएंगी तो वो लिख लूंगा। ठीक है, देखो फॉर्मूले पर गौर करो, टॉसिंग कितनी बार करी हमने, 6 बार। और एक्स के लिए उसने क्या बोला है, एक्स के लिए फॉर्मूला बताया है कि हेड और टेल का डिफरेंस। अब जरा इधर देखो, मुझे बताओ हेड और टेल का मैं डिफरेंस लेने वाला हूं। 6 बार टॉसिंग करी, ध्यान से सुनना। अब हेड और टेल का क्या लेने वाले हैं, डिफरेंस लेने वाले। एक बार कॉइन टॉस करा, दोबारा टॉस करा, तीसरी बार टॉस करा, 4 बार टॉस करा, 5 बार टॉस करा और 6 बार टॉस करा। ध्यान से सुनो फिर से, एक बार टॉस करा हेड आया, दूसरी बार टॉस करा फिर हेड आया। हो सकता है ना, किस्मत की बात है, तुमने पहली बार टॉसिंग करी तब भी हेड आया, दूसरी बार टॉसिंग करी तब भी हेड आया, तीसरी बार टॉसिंग करी तब भी हेड आया, और चौथी बार टॉसिंग करी तब भी हेड आया, और पांचवी बार टॉसिंग करी तब भी हेड आया, और जब तुमने आखिरी बार टॉसिंग करी ना तब भी क्या आया, हेड ही आया। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता भाई, चांस की बात है, हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। अब जरा बोर्ड पे देखो कितनी बार हेड आया, 6 की 6 बार हेड आ गया, 6 की 6 बार क्या आ चुका है, हेड आ गया। मतलब कि टेल कितनी बार आया, नहीं आया। मतलब टेल कितनी बार आया है, 0 टाइम्स टेल आया। देखो 6 हेड 0 टेल। क्वेश्चन ने बोला था हेड और टेल का डिफरेंस लेना है। बताओ 6 में से 0 जाएंगे, कितनी बार चांसेस बन गए, 6। बात समझ में आ गई ना। तुम सोच रहे होंगे कि मैंने माइनस क्यों कर दिया, मैंने माइनस इसलिए कर दिया क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि एक्स जो है वो हेड और टेल का क्या है, डिफरेंस है। तो मैंने हेड और टेल का क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया। 6 हेड में से 0 टेल माइनस कर दिए। समझ में आ गया ना। फिर से देखो पहले, अब जरा दिमाग पर जोड़ दो कि मैंने 6 की 6 बार हेड ले आया था। पहली बार टॉस करा हेड आया, दूसरी बार टॉस करा हेड आया, तीसरी बार टॉस करा तब भी हेड आया, चौथी बार टॉस करा तब भी हेड आया, और पांचवी बार टॉस करा तब भी हेड आया। लेकिन जब तुमने छठी बार टॉसिंग करी तब हेड नहीं आया, तब क्या आया, टेल आया। अब जरा इधर देखो, 5 बार तो हेड आ गया लेकिन एक बार क्या आया, टेल आया। अब देखो आगे तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे देखो 5 बार हेड 1 बार टेल। अब इधर देखो 4 बार हेड 2 बार टेल। अब देखो 3 बार हेड 3 बार टेल। फिर से देखो 2 बार हेड 4 बार टेल। समझ रहे हो ना हो क्या रहा है, हेड कम होते जा रहे हैं, टेल बढ़ता जा रहा है। बताओ यही तो होता है, या तो 5 बार हेड आएगा 1 बार टेल आएगा, 2 बार हेड आएगा 4 बार टेल आएगा, ऐसी तो होता है। और क्या होएगा, देखो फिर से 1 बार हेड आया और 5 बार टेल आया, और लास्ट में क्या हुआ, एक भी बार हेड नहीं आया लेकिन 6 की 6 बार क्या आ गया, टेल आ गया। समझ रहे हो ना ये क्या हो रहा है। अब मुझे बताओ क्या इन कितने चांसेस हो गए, 7। क्या इन 7 चांसेस के अलावा कुछ और हो सकता है, नहीं। अगर तुम 6 बार टॉसिंग करते हो तो कुछ भी कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला, इसके अलावा कुछ होने ही वाला नहीं है। अब बोर्ड पे देखो जरा, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 3 गए 0, 2 में से 4 गए -2। मत लिखना, सिर्फ 2 लिखना, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। रैंडम वेरिएबल नेगेटिव हो जाता है कभी कभी, लेकिन हम नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। 1 में से 5 गया 4, 0 में से 6 गए 6। मुझे बताओ 6 4 2 0 2 4 6, एक्स की क्या क्या वैल्यू हो गई, रिपीट नहीं करना है।
क्या क्या वैल्यू हो गई, 0, 2, 4 और 6। बताओ एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो गई है, 0, 2, 4, 6। तुम सोच रहे होंगे मैंने रिपीट नहीं करी, जबकि रिपीट हो रही थी। तो ध्यान से सुनो, रैंडम वेरिएबल के अंदर एक्स की वैल्यू रिपीट नहीं होती है। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन जो फॉर्मूला बोलेगा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। अगर वो 8 बार टॉसिंग करता, बोर्ड पे देखो, अगर वो एक कॉइन की कितनी बार टॉसिंग करता, 8 बार, तो क्या होता, 8 की 8 बार हेड, 0 टेल, 7 के 7 बार हेड, एक बार टेल। यहां पर बढ़ाते जाओ, एक तरफ बढ़ाना है और एक तरफ कम करना है, बस और कुछ नहीं करना। तुम चाहो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पहले टेल लिख सकते थे बाद में हेड लिख सकते थे, या पहले हेड लिख दिया बाद में टेल लिख दिया, आएगा यही। बस क्वेश्चन ने ये बोला था कि हेड और टेल का डिफरेंस, इसलिए मैंने पहले क्या लिखे, हेड लिखे और बाद में क्या लिखे, टेल लिखे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले और बाद में क्या लिखते हो, बस ये कि थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अभी तक तो बस हम ये सीख रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल के अंदर पॉसिबल वैल्यूज कैसे बनाई जाती है, रैंडम वेरिएबल के अंदर पॉसिबल वैल्यूज बनाने का क्या तरीका होता है, वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं बस। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अभी तक तो क्वेश्चन हमसे सिर्फ रैंडम वेरिएबल पूछ रहा था, अब क्वेश्चन ने हमसे कंप्लीट क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि हम रैंडम वेरिएबल भी लिखेंगे और साथ ही साथ उसकी प्रोबेबिलिटी भी लिखेंगे। मालूम है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, जिसमें रैंडम वेरिएबल होता है और उस रैंडम वेरिएबल की क्या होती है, प्रोबेबिलिटीज। जिसमें रैंडम वेरिएबल होता है और उस रैंडम वेरिएबल की क्या होती है, प्रोबेबिलिटीज होती है, दैट विल बी रेफर्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। 3 पार्ट है, अगर तुमने एक पार्ट समझ लिया तो समझो बाकी के भी हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में वो किसके लिए काम करवा रहा है हमसे, नंबर ऑफ हेड। क्वेश्चन ने हमसे किसके लिए काम करवाया है, हेड के लिए। इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन, और एक कॉइन की कितनी बार टॉसिंग है, एक कॉइन की 2 बार टॉसिंग है। एक कॉइन की कितनी बार टॉसिंग है भाई, 2 बार टॉसिंग है। फोकस करो बस एक चीज पर कि क्वेश्चन हमसे किस चीज के लिए काम करवा रहा है, मुझे बताओ। क्वेश्चन ने हमसे हेड के लिए काम करवाया है या क्वेश्चन ने हमसे टेल के लिए काम करवाया है, क्वेश्चन ने हमसे काम करवाया है हेड के लिए। और जिसके लिए काम करवाता है हम उसको रैंडम वेरिएबल मानते हैं। तो लिखो लेट एक्स, इस क्वेश्चन में एक्स वगैरह कुछ नहीं दे रखा, ये हमें मानना पड़ेगा। तो लिखो लेट एक्स, कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स नहीं, कैपिटल एक्स। लिखो कैपिटल एक्स बी नंबर ऑफ हेड, क्योंकि क्वेश्चन जो बोलेगा वो हम करेंगे। तो हमने नंबर ऑफ हेड को क्या मान लिया, कैपिटल एक्स। लेट एक्स बी नंबर ऑफ हेड। अब सैंपल स्पेस बना लो, बताओ कितनी बार टॉसिंग हुई है, 2 बार। सैंपल स्पेस बनाना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, जब बहुत बहुत सारे इवेंट होंगे ना, तब तो सैंपल स्पेस मत बनाना, क्योंकि जब ज्यादा बड़ा हो जाता है तब हम सैंपल स्पेस बना नहीं पाएंगे, तब हम कुछ और तरीके से करेंगे। लेकिन जब छोटे मोटे इवेंट है तो उसमें हम बना सकते हैं। हाँ सैंपल स्पेस बनाकर रख लेते हैं, आसानी रहती है। भाई 2 बार टॉसिंग है कॉइन की, तुम्हें मालूम है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। बताओ यही बनती है ना भाई, 2 बार की टॉसिंग के तो याद है ना तुम्हें। हालांकि तुम लोग एक नंबर के मूर्ख हो और तुम लोगों को कुछ खास याद नहीं है कुछ भी बातें, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि तुम्हें 2 बार की टॉसिंग के आउटकम याद होने चाहिए प्रोबेबिलिटी के अंदर, जो कि हम 10th और 9th क्लास से सीखते आ रहे हैं। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है। तो नंबर ऑफ हेड रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बताओ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए, बोर्ड पे देखो जरा, मुझे बताओ एक्स की वैल्यू बना लेते हैं पहले। मुझे बताओ, देखो हेड के लिए काम कर रहे हैं ना हम, किसके लिए काम कर रहे हैं, हेड के लिए। और टॉसिंग कितनी बार की गई है, 2 बार टॉसिंग। अब ध्यान से सुनो, अब तो तुम्हें रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज बनाना भी आ गया है। पिछले 2-3 क्वेश्चन हम यही तो करके आए कि रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज कैसे लिखी जाती हैं, रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज कैसे लिखी जाती हैं। क्वेश्चन ने हमसे किसके लिए काम करवाया है, हेड के लिए। और टॉसिंग कितनी बार की गई है, 2 बार टॉसिंग की गई है। विशेष सूचना,
यदि वीडियो के दौरान तुम कोई बात करते हो, बातें करने की वजह से यदि कोई टॉपिक या कोई बात छूट जाती है तो वीडियो को रिपीट या बैक नहीं किया जाएगा। उस स्थिति में वो टॉपिक तुम्हारा छूट जाएगा। यदि बात करते हुए मैं तुम्हें देख लेता हूं तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी, तुम्हें पनिश कर दिया जाएगा। तो देखो 2 बार टॉसिंग की गई है। अब जरा बोर्ड पे देखना, 1 बार सिक्का उछाला, 2 बार सिक्का उछाला। ऐसा हो सकता है ना एक भी बार हेड नहीं आया, ये समझते हो? इसका मतलब ये नहीं कि ठंड लग रही है, इसका मतलब है कि एक भी बार हेड नहीं आया, मतलब कि 0 हेड। समझ में आ गया? देखो तुम नहीं माने, फिर 2 बार उछाला, फिर 2 बार उछाला। इस बार क्या हुआ? इस बार एक हेड आया, लेकिन एक क्या आया? टेल आया। लेकिन हमें काम किसके लिए करना है? हेड के लिए। तो कितनी बार हेड आया? सिर्फ एक बार आया। फिर सिक्का उछाला, भाई फिर खाली हो तुम 1 नंबर के खाली पीली इंसान हो। तुम नहीं मानते, सारा दिन तुम ये सिक्के उछालते रहते हो, और एक दिन पापा तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें ढंग से उछाल देंगे। देखो एक भी बार हेड हाथ नहीं लगा, सिर्फ एक बार हेड हाथ लगा, दूसरी बार में किस्मत खुल गई, दूसरी बार में तुम्हारी किस्मत खुल गई। पहली बार भी हेड आया और दूसरी बार भी हेड आया, मतलब कितनी बार हेड आया? 2 बार हेड आया। तुमने सोचा कि लालच करता हूं और, है ना, तुमने सोचा लालच करते हैं एक बार और, तो तुमने फिर उछाला। इस बार तुमने कितनी बार उछाला? 3 बार। अब ध्यान से सुनो, पहली बार भी हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया, तीसरी बार भी हेड आया। हो सकता है ना, लेकिन इसको क्या लूंगा मैं? नहीं। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि टॉसिंग कितनी बार हो रही है? 2 बार। बस समझ में आ रहा है ना कैसे हो रही है एक्स की वैल्यूज? रेडी? अगर तुम्हें एक्स की वैल्यू बनानी आ गई तो समझ लो, अगर तुम्हें एक्स की वैल्यू बनानी आ गई तो समझ लो पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। अब देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके लिखवा भी देता हूं। 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब कोई हेड नहीं है, तो ब्रैकेट में लिख लो नो हेड। लेकिन ये चीज है ना, तुम सॉल्यूशन में मत लिखना। अभी तुम लोग रजिस्टर में नोट कर सकते हो इस तरीके से, नो हेड। ना तो टेस्ट में ना पेपर में लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, तुम लोगों की सुविधा के लिए लिखवा रहा हूं। 0 का मतलब क्या है? नो हेड, एक भी हेड नहीं आया। बताओ 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है 1 हेड। सिर्फ कितने हेड आए? 1 हेड आया। तुम सोच रहे होंगे मैं बार बार हेड पर क्यों ध्यान दे रहा हूं। मुझे बताओ काम किसके लिए करना है? हेड के लिए। हमें टेल से कोई मतलब है ही नहीं। अब 2, इसका मतलब है कि हमारे पास कितने हेड आ गए? ऐसे में 2 हेड आ गए। तो देखो नो हेड मतलब एक भी हेड नहीं आया, 1 हेड सिर्फ एक हेड आया, और 2 हेड मतलब कितने हेड आ गए? 2 हेड। अब x की वैल्यू तो तुमने तैयार कर ली है, 0 1 2। मैंने बताया था इनकी प्रोबेबिलिटीज भी निकालनी होती है, और फिर उसकी वैल्यू को और प्रोबेबिलिटी को दोनों को हम किस में डाल देंगे? टेबल में, और दैट टेबल इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे, 0 का मतलब है नो हेड। प्रोबेबिलिटी बताओ जल्दी से इसकी। 0 पर कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0 का मतलब है नो हेड। मुझे बताओ नो हेड कौन सा है? ये वाला है। नो हेड का मतलब है एक भी हेड नहीं होना चाहिए। इसमें 2 हेड है, ये नहीं ले सकते। इसमें 1 हेड है, ये भी नहीं ले सकते। इसके अंदर भी 1 हेड है, ये भी नहीं ले सकते। इसके अंदर एक भी हेड नहीं है। बताओ यही है ना नो हेड वाला? तो 1 और टोटल कितने है ये? 4। पहली प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। फिर से देखो जरा नीचे, x इक्वल टू 1। 1 का मतलब है एक हेड वाले। बोर्ड पे देखो 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है एक हेड वाले। बताओ क्या ये एक हेड वाला है? नहीं। इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, उसमें तो एक भी नहीं, वो नहीं ले सकते। सिर्फ ये 2 लेंगे तो कितने आ गए? 2। 2 अपॉन में 4। काटने के चक्कर में मत पड़ना, कभी काट दो 2 से 4 मत काटना भी। अब जरा नीचे देखते हैं, नीचे वाले की भी प्रोबेबिलिटी बताना। 2 का मतलब है कितने हेड है? 2 हेड। बताओ क्या इसमें 2 हेड है? इसमें तो एक नहीं है। इसमें एक ही हेड है, इसमें भी एक ही हेड है, इसके अंदर 2 हेड है। तो कितने फेवरेबल है? 1। और टोटल इवेंट, टोटल आउटकम कितने? 4। हमने वैल्यू भी बना ली और उन वैल्यू की क्या निकाल ली? हाथों हाथ प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली। अब इन वैल्यूज को और इन प्रोबेबिलिटीज को बस टेबल के अंदर डालना है, और जो टेबल हमारे सामने तैयार हो जाएगी दैट विल बी रेफर्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो देखो किस तरीके से मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करूंगा। देखो ऊपर तो x दिखाया जाता है, नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी दिखाई जाती है। बताओ x की 3 वैल्यू थी ना बोर्ड पे, देखो 0 1 2। 0 पर कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है? 0 पर 1/4 है। 1 पर कितनी है? 2/4। और 2 पर कितनी है? 1/4। हाँ टेबल में डालने के बाद काटना चाहो तो काट लो, जैसे 2/4 कट रहा है ना, काट सकते हो।